इब्राहिम लिंकन एक मरतबा फिर से पर्शियन गोल्फ में आ गया है, ईरान के दाने पर आ खड़ा हुआ है। क्या खित्ते में फिर से कोई जंग छिड़ने जा रही है या अमेरिका चाहता है कि ईरान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया जाए। इब्राहिम लिंकन जो कि मेडिटेरियन सी से होता हुआ गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गोल्फ की तरफ मूव ऑन है, इसको देखेंगे आज की इस वीडियो में कि इब्राहिम लिंकन जो है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका साइज क्या है और अमेरिका अब क्या चाहता है ईरान में। कैसे हैं दोस्तों, मैं जाहिद निजामी, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। आज बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका का जो अगला टारगेट है वेनेजुएला के बाद वो शायद ईरान हो सकता है। आखिर अमेरिका क्या चाहता है ईरान से? ईरान को पिछले साल अमेरिका ने इस बात का क्लियरेंस दे दी थी कि मिडनाइट जो ऑपरेशन किया था मिडनाइट हैमर के नाम से, उसके बाद ईरान के पास जोहरी ताकतवर मुल्क बनने की जो कैपेसिटी थी वो छीन ली गई थी। लेकिन अब अमेरिका फिर क्या चाहता है ईरान में? तो असल में बात शुरू हुई 28 दिसंबर 2025 में, जब ईरान के कैपिटल सिटी तेहरान में ग्रैंड बाजार में प्रोटेस्ट शुरू हो गया ताजरों की तरफ से। असल में हुआ यूं था कि अमेरिकी डॉलर की जो वैल्यू है वो मजीद बढ़ गई थी ईरानी रियाल के मुकाबले में। आज अगर बात की जाए तो एक अमेरिकी डॉलर जो है उसकी वैल्यू 15 लाख ईरानी रियाल के बराबर बनती है, जो कि तारीख की सबसे बदतरीन और सबसे कहने की कम तरीन सतह है। इसी बात को बेस बना के ईरान के जो ताजर बरादरी है उन्होंने एक पुरअमन प्रोटेस्ट को शुरू किया हुकूमत के खिलाफ, जो आहिस्ता आहिस्ता वायलेंट में चेंज होता चला गया, जिसमें बहुत ज्यादा शिद्दत देखने को मिली जब बहुत सारे लोगों ने, नॉन स्टेट एक्टर्स ने अपने आप को उसमें शामिल किया और ईरान की जो सलामती है, सलामती है, उसके खिलाफ जाना शुरू कर दिया। फिर ईरानियन गवर्नमेंट ने आयरन हैंड से इस पर कंट्रोल किया और इस प्रोटेस्ट को 5 से 10 दिन बाद खत्म कराने में कामयाब हो गए। ओवरऑल तो तकरीबन ये 15 से 20 दिन चला, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया ईरान का, बहुत सी कीमती जानों का भी ज़िया हुआ, लेकिन ईरान ने अपने इस मकसद को पूरा कर लिया, प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। अमेरिका असल में चाहता था, बहाना ये बना रहा था कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें ईरानियन जो है वो इन लोगों को हैंग ऑफ कर देंगे, फांसी दे देंगे, लेकिन अब्बास अरागची ने इस बात को वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद कर दी और अमेरिका का बहाना खत्म कर दिया। अब आते हैं कि ईरान के ऊपर इब्राहिम लिंकन और ग्रेटेस्ट आर्मेडा जो है वो अमेरिका को भेजने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी, और ये जो इब्राहिम लिंकन है ये कहां से सफर करके इस इलाके में पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले इब्राहिम लिंकन और इसके साथी जो जहाज है, यानी पूरा जो आर्मेडा है, ये मेडिटेरियन सी में था। मेडिटेरियन सी से ये आता है पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन से ये एंटर होता है साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी से स्टेट ऑफ मलाक्का, स्टेट ऑफ मलाक्का से होता हुआ ये आता है अरेबियन सी में, अरेबियन सी से ये गल्फ ऑफ ओमान में, और गल्फ ऑफ ओमान से ये एंटर होने की कोशिश कर रहा है पर्शियन गल्फ में। पर्शियन गल्फ के बाद जैसे ही ये स्टेट ऑफ हॉर्मज की तरफ रुख करेगा, जी हाँ दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मज वही स्टेट ऑफ हॉर्मज है जिसमें
دنیا کا تقریباً 1/3 جو تیل ہے اس کی ترسیل ہوتی ہے۔ جیسے ہی ابراہم لنکن موو آن کرے گا اسٹیٹ آف ہارمز کی طرف، تو ایرانی جو پاسداران انقلاب ہے اور ایرانی جو IRGC ہے وہ مکمل طور پر کہہ لیں کہ ریئیکشن کریں گے اس بات میں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایران نہ صرف ایرانی اس ابراہم لنکن کو ٹارگٹ کریں، بلکہ ایران نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ایران اب اس خطے میں جس علاقے میں بھی جس جگہ پر بھی امریکی ٹروپس ہیں، امریکی اڈے ہیں، انہیں وہ ہٹ کرے گا۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق جو پینٹاگان نے اپنی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دی ہے، اس کے مطابق یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس جو میزائلز ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے بلکہ وہ ہزاروں میں ہے، اور ان میں کچھ ایسے میزائلز بھی ہیں جو ہمارے ڈیفنس سسٹمز کو، ڈیفنس کی تمام جو لیئرز ہیں، وہ آئرن ڈوم ہو یا آئرن گولڈ ہو یا پھر اس کے علاوہ ڈائمنڈ ہو یا تھاٹ ہو، اس کو بریچ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں یہ والے جو میزائلز ہیں۔ اس میں جو پچھلے ہی دنوں انہوں نے حیدر میزائل کا تجربہ کیا ہے، وہ اس حد تک خوفناک ہے کہ وہ کسی بھی سسٹم کو بریچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا ثبوت، پریکٹیکلی جو ثبوت ہے، ایران نے پچھلے سال جب اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اسرائیل کے تمام جو ڈیفنس کی لیئرز ہیں ان کو بریچ کرتا ہوا یہ والا جو میزائلز ہیں یہ جا کے اپنے ٹارگٹس کو انہوں نے ہٹ کیا تھا، اور ایران نے اسرائیل کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ دوبارہ آتے ہیں ابراہم لنکن پر۔ اصل میں اگر بات کی جائے ایئر کرافٹ کیریئرز کی تو ناظرین، دنیا میں اس وقت محض 15 نیشنز ہیں، 15 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 53 ہے، یعنی 15 ممالک کے پاس صرف 53 ایئر کرافٹ کیریئرز ان ایکٹیو ہے جو کام کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، جن میں سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر امریکہ کے پاس وہ جیرالڈ آر فورڈ ہے، جو کہ ابراہم لنکن سے بھی بڑا ہے۔ ابراہم لنکن جو ہے اس کی لمبائی تقریباً 333 میٹر اور 75 میٹر اس کی چوڑائی ہے۔ اس پر بیک وقت 70 سے 80 ایئر کرافٹ جو ہیں، فائٹر ایئر کرافٹ ہیں، وہ لینڈ کر سکتے ہیں، جن میں ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں۔ سوری۔ اگر بات کی جائے ابراہم لنکن کی تو اس کے اوپر مختلف قسم کے جو کہنے کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، جس میں سب سے خطرناک F-35C جو ہے، جو نیول استعمال کے لیے بنایا گیا ہے، وہ بھی اس پر لینڈ کیے رہتا ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن جو ہے، اس کو اگر فیول کی بات کی جائے تو اس کے ذمہ دار ہیں 2 ایٹمی ری ایکٹر، یعنی اس پر 2 ایٹمی ری ایکٹرز ہیں جن میں فیولز جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25 سال تک چل سکتا ہے، وہ ابراہم لنکن کو آپریٹ کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اس کے علاوہ اگر اس میں دوسری امینٹیز کی بات کی جائے تو اس میں ایک میس ہال ہے کھانا کھانے کے لیے، جس میں ہزاروں لوگ بیک وقت کھانا کھا سکتے ہیں۔ ایک اعلیٰ قسم کا ہاسپٹل ہے، اس میں آپریشن تھیٹرز وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ فٹ بال اور باسکٹ بال کے گراؤنڈز ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اور بہت سی تفریحی چیزوں کے لیے انڈور گیمز کی فیسلٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں لانڈری اور تمام قسم کی وہ اشیاء ضروریہ جو انسانوں کو چاہیے ہوتی ہیں، وہ بیک وقت قائم رہتی ہیں۔ گو کہ یہ اس کا جو ایٹمی ری ایکٹرز ہیں وہ 20 سے 25 سال آپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن فوڈ آئٹمز اور دوسری چیزوں کی سپلائی جو ہے وہ متواتر اسے دی جاتی رہتی ہے۔ ابراہم لنکن جو ہے یہ آخر ایران پر کس قسم کا اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اگر ایران پر کسی بھی قسم کا جو اٹیک ہے وہ کیا جاتا ہے تو ایران کے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے
क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या ईरान इस अटैक को काउंटर कर सकेगा? जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब है जी हाँ। ईरान के पास अब इतने आला किस्म के मिसाइल हैं कि वो इनके तमाम तर जो लेयर्स हैं उनको ब्रीच करने की सलाहियत रखते हैं, और बैक वक्त जो इनका डिफेंस सिस्टम है उसको हैक करने की सलाहियत भी रखता है ईरानियन डिफेंस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, चाइना और रूस की मदद से ईरान के पास अब वो तमाम तर टेक्नोलॉजी है जो अमरीकी निज़ाम को बेशक वक्त कह लें कि ना सिर्फ तबाह कर सकती है बल्कि उसको हैक भी करने की सलाहियत रखती है। इन्हीं खदशात के बदौलत ट्रंप ने परसों बयान दिया कि ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत हो सकती है, लेकिन काउंटर करते हुए ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने ये कहा था कि ईरान के साथ बातचीत अमेरिका कर सकता है, लेकिन उसमें डिफेंस और मिसाइल सिस्टम किसी सूरत में डिस्कस नहीं किए जाएंगे। जी हाँ, ये हमारी डेडलाइन है, इन्हें हम किसी भी सूरत किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज कल की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब उर्दवान, उन्होंने ये पेशकश की है सालसी के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान। ईरान ने इसका खैर मकदम किया, जबकि अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। ईरान जो है वो ये चाहता है कि ईरान में किसी भी किस्म की जो मुदाखलत है, जो उसके इंटरनल अफेयर्स हैं, कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि उसके जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें कोई भी बंदा अमल दखल दे। ईरान भी यही चाहता है, और ईरान चाहता है कि जो ईरानियन नेशन की सॉवरेंटी है उसे किसी भी किस्म किसी भी तरह से वो कह लें कि कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। तो देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में ईरान अपने आप को दिफा करने में किस हद तक कामयाब रहता है, और अमेरिका जो कि आजकल रजीम चेंज ऑपरेशन का बादशाह बना हुआ है, वो क्या ईरान में भी कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसने वेनेजुएला में ऑपरेशन किया, और घंटों में, दिनों में नहीं घंटों में उसने ऑपरेशन को कामयाब करते हुए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ना सिर्फ अरेस्ट करके वो ले गए, बल्कि वेनेजुएला की अवाम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है कि एक इतना सॉवरन कंट्री और मिनटों में उसकी कहने के जो आला सतह की क्यादत है, ना सिर्फ उसको अरेस्ट कर लिया गया बल्कि उसको अपने साथ ले गए। ईरान में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। खित्ते में अगर कुछ भी हलचल होती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया पर उसके असरात होंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मस रिस्पॉन्सिबल है 1/3 ऑयल सप्लाई ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया की जो ऑयल सप्लाई उसका 1/3 जो है वो स्टेट ऑफ हार्मस से होता हुआ जाता है। तो पूरी दुनिया में तेल की जो कीमतें हैं वो शुरुआत तक लेवल तक बढ़ जाएंगी, जिस पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि ऑयल इंपोर्टर्स कंट्रीज हैं। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला किस हद तक आगे जाते हैं, जंग होती है या इसे इसको खारदल अमकान नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता इन मामला को। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, वासनाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।